पूरी रात सोचने के बाद अगली सुबह जिमी वापस उसी बंगलों के पास पहुंच गया। हैं? तुम आज भी यहाँ? वो सर ने बुलाया था ना, इसीलिए। हाँ, सही कहा। जाओ, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। जिमी दबे कदमों से अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि मिस्टर एल्फ्रेड कुर्सी पर बैठे हैं। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो बताओ, क्यों सीखना चाहते हो शिल्पकारी? जी, मुझे ये बहुत पसंद है कि कैसे एक बेजान पत्थर को एक खूबसूरत पहचान मिल जाती है। सही कहा। बेजान पत्थर में जान फूंक देना ही हमारा काम होता है, लेकिन जब कोई बेजान इंसान ही वो काम करना चाहे तो नहीं कर सकता। जी, मैं कुछ समझा नहीं। रहने दो, तुम नहीं समझोगे। आओ, मैं तुम्हें कुछ अपनी शानदार प्रतिमाएं दिखाता हूं। आओ मेरे साथ। जिमी जैसे ही मिस्टर एल्फ्रेड की सारी मूर्तियां देखता है तो वो उनकी कलाकारी देखकर अचंभित रह जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र एक अधूरी मूर्ति पर पड़ती है। जिमी को ऐसा लगा जैसे ये मूर्ति अधूरी होने के बावजूद भी उससे कुछ कहना चाह रही हो, और वो मिस्टर एल्फ्रेड से पूछता है, सर, ये मूर्ति अधूरी क्यों है? कुछ काम अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं। शायद उनका पूरा होना हमारी किस्मत में नहीं होता। तो फिर बताइए, कहाँ से शुरू करें? कुछ काम खुद से ही शुरू करने चाहिए। दूसरे के भरोसे रहने वाले अक्सर जिंदगी में पीछे ही रह जाते हैं। जिमी हैरान होकर सारी बातें सुन रहा था, जबकि मिस्टर एल्फ्रेड की बड़ी बड़ी बातें उसकी समझ से बहुत परे थी। सर, क्या मैं आपकी इस अधूरी मूर्ति से शुरू करूं? तुम इस मूर्ति को पूरा करना चाहते हो? मजाक अच्छा था बच्चे, पर यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अभी इस लायक नहीं हुए हो। सर, मुझे एक मौका तो दीजिए, शायद मैं इसे पूरा कर पाऊं। मौका? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन याद रहे, मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है। दूसरा मौका ना जिंदगी देती है और ना ही मैं दूंगा। जिमी खामोशी से उस अधूरी मूर्ति को निहारने लगता है और सामने रखे टेबल से कुछ औजार उठाता है। जिमी उस मूर्ति के सामने बिल्कुल हैरान और खामोश होकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं था कि वो कहाँ से उस मूर्ति की शुरुआत करे। काफी देर सोचने के बाद जिमी अचानक से एक हथौड़ा उठाता है और उस मूर्ति को ना चाहते हुए भी नुकसान पहुंचाने लगता है। जिमी को ऐसा करते देख मिस्टर एल्फ्रेड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस पर चिल्ला पड़ते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या इस तरह से मूर्ति पर काम किया जाता है? सर, लेकिन बिना इसके कैसे मूर्ति पूरी हो पाएगी? सुनो लड़के, मुझे मत बताओ कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। ये मेरी बरसों की मेहनत है, कोई खेल नहीं है, समझे ना? सॉरी सर, लेकिन मुझे लगा मूर्ति को ऐसे ही तराशा जाता है। मूर्ति को सिर्फ हथौड़े की मार से नहीं, बल्कि प्यार जज्बात से बनाया जाता है, और हर मूर्ति के पीछे होती है एक कहानी। लेकिन सर, बरसों से ये मूर्ति अधूरी क्यों है? आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे ज्यादा सवाल जवाब करने वाले लोग पसंद नहीं है। सर, मैं तो बस आज के लिए इतना काफी है। अब तुम जाओ यहां से। लेकिन सर, तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। अब जाओ यहां से। कल शाम 6 बजे। मिस्टर एल्फ्रेड की डांट के बाद जिमी रात भर उस मूर्ति और मिस्टर एल्फ्रेड के बारे में सोचता रहा, और अगली सुबह वो फिर उनके बंगलों के बाहर पहुंच गया।
अगर उन्हें सच बताया तो वो मुझे कभी नहीं सिखाएंगे। नहीं नहीं, मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगा। अरे, तुम आज फिर आ गए। लगता है मिस्टर एल्फ्रेड तुम्हें काफी पसंद करते हैं। हाँ शायद। हाँ हाँ, सही कहा। जाओ, शायद तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होंगे। जिमी जैसे ही अंदर पहुंचा तो वो मिस्टर एल्फ्रेड को ढूंढने लगा, लेकिन मिस्टर एल्फ्रेड उसे कहीं नजर नहीं आए। सर, आप कहाँ हैं सर? जिमी उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके कमरे में जा पहुंचा। शायद इस कमरे में होंगे। जैसे ही जिमी मिस्टर एल्फ्रेड के कमरे में जाता है, वो उस कमरे की दीवार पर एक छोटी लड़की और एक औरत की तस्वीरें देखता है। ये किसकी तस्वीर है? वो अचंभित होकर उन तस्वीरों को देखने लग जाता है। तभी अचानक मिस्टर एल्फ्रेड वहां आ जाते हैं और जिमी से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको ही ढूंढ रहा था सर। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में जाने की? वो सर, मैं तो खामोश, एकदम खामोश। जिस काम के लिए यहां आए हो वो काम करो, और आइंदा मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत मत करना। जिमी कमरे से बाहर निकलता है और सीधा स्टोर रूम में चला जाता है और उस अधूरी मूर्ति पर काम करने लग जाता है। पर थोड़ी देर बाद जिमी थक जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है, और तभी उसे मिस्टर एल्फ्रेड की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है तुम्हें यह काम पसंद नहीं आ रहा है। सही कहा ना मैंने? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो अब तक मूर्ति में मुझे कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। यह अभी भी पहले जैसी है। सर, इस मूर्ति के बाल बनाने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। क्या आप मुझे एक बार करके दिखा सकते हैं? अगर यह काम मुझे ही करना होता तो तुम्हें यहां किस लिए बुलाता? जी, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन जो मूर्ति तुमने मुझे पहले दिन दिखाई थी उसमें भी तो बाल थे, तो तुमने कैसे बनाई थी? हाँ? जी, वो छोटी मूर्ति थी ना, इसीलिए। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था ना? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं। सच? सच को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और तुमने तो पहले दिन ही मुझसे झूठ बोला था। कैसा झूठ सर? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। बस करो अब झूठ बोलना। जो मूर्ति तुमने मुझे दिखाई थी वो मेरी ही बनाई मूर्ति थी, और तुमने बड़ी आसानी से उसे अपनी मूर्ति बता दिया। जिमी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है और खामोशी से खड़े होकर मिस्टर एल्फ्रेड की बातें सुनता है। आपकी मूर्ति? लेकिन ये मूर्ति बनाने वाला तो मर चुका है। सही कहा। लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ये आपकी मूर्ति है? आप तो मेरे सामने हैं। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता है, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। धीरे धीरे मिस्टर एल्फ्रेड जिमी की तरफ बढ़ने लगे, और फिर एक आईने के सामने वो रुक गए। जैसे ही जिमी ने उस आईने की तरफ देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उस आईने में मिस्टर एल्फ्रेड की परछाई ही नहीं थी। ये सब देखकर जिमी बहुत डर गया और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही वो स्टोर रूम से बाहर निकला, उसने देखा कि वो सुनहरा बंगलो जिसे देखकर वो अंदर आया था, एक खंडर में तब्दील हो चुका था, जो कि धूल में लिपटा हुआ था, और वहां पर एक कतरा रोशनी नहीं थी। ये सब देखकर जिमी और घबरा गया, मगर वो वहां से भाग नहीं पाया। और तभी अचानक से उसे मिस्टर एल्फ्रेड की आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ! बचाओ! मैंने कहा रुक जाओ! मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ! शांत रहो। मुझे अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर मत करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिमी बहुत डर जाता है और खामोशी से दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और मिस्टर एल्फ्रेड की तरफ बहुत हैरानी से देखने लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है।
आप एक भूत हैं, लेकिन आप मुझे दिख कैसे रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरी अमानत तुम्हारे पास है। वो मूर्ति आज से 10 साल पहले मैं एक एग्जीबिशन से घर आ रहा था। मेरे साथ मेरी बीवी और मेरी 6 साल की बेटी थी। हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, जिसकी वजह थी मेरी शिल्पकारी। मेरी बीवी से मेरी रोज इसी वजह से लड़ाई होती थी। उस दिन भी गाड़ी में मेरी बहस हो रही थी, जिस वजह से मेरा ध्यान रोड से हट गया और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बीवी और मेरी बच्ची ने वहीं पर दम तोड़ दिया, लेकिन मैं बदकिस्मती से बच गया। लेकिन मेरे जीने और मरने में ज्यादा फर्क नहीं था। मैं अपना सब कुछ हार गया था। मुझे हर रोज अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती थी, मुझे आपसे नफरत है डैड। जो मुझसे बस एक ही सवाल करती थी कि पापा मेरी मूर्ति कहां है। मैंने बहुत कोशिश की उस मूर्ति को ढूंढने की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं अपने अकेलेपन और अफसोस की आग में रोज जलता था। और एक दिन मैंने अपनी बेमतलब की जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया और इसी घर में आत्महत्या कर ली। लेकिन शायद मेरे नसीब में इस दर्द से मुक्ति नहीं लिखी थी और मेरी आत्मा इस घर में कैद होकर भटकने लगी। और उस दिन जब तुम इस घर में आए और तुमने मुझे वो मूर्ति दिखाई जो कि मेरी बेटी की मूर्ति थी, तो मुझे लगा शायद तुम्हारी मदद से मैं अपने अधूरे काम पूरा कर पाऊंगा। लेकिन ये मूर्ति तो मुझे रोड पर मिली थी। शायद एक्सीडेंट के वक्त ये मूर्ति वहीं रोड पर रह गई होगी, जिसे बाद में तुमने उठाया। और अब तुम्हें ही मेरी अधूरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। कैसी अधूरी इच्छा? जो मूर्ति मैंने तुम्हें पूरी करने को कहा था, तुम्हें वो मूर्ति पूरी करनी होगी, क्योंकि वो मेरी बेटी की मूर्ति है, जो कि मैं उसकी मौत के बाद उसकी याद में बनाने वाला था। लेकिन जिंदगी से हार कर उसे पूरी नहीं कर पाया। लेकिन मुझे तो मूर्ति बनाने नहीं आती। वो तो मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही जान गया था। लेकिन तुमने जो झूठ बोला, ये उसकी सजा है। जब तक वो मूर्ति पूरी नहीं होती, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। समझ गए ना? जिमी वहाँ से भाग नहीं पाता है और मिस्टर एल्फ्रेड के डर से स्टोर रूम में जाकर उस अधूरी मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है, बिल्कुल हैरान और परेशान, क्योंकि उसे मूर्ति बनाने का कोई ज्ञान ही नहीं है। अब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? काम शुरू करो। मैंने कहा ना आपको कि मुझे ये करना नहीं आता। आवाज नीचे रख के बात करो लड़के। मैंने तुम्हारी बहुत सी गलतियों और झूठ को नजरअंदाज किया है। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। क्या करेंगे आप? मुझे भी मार देंगे, जैसे आपने अपनी बेटी और बीवी को मारा था? क्या कहा तुमने? सच सच कहा मैंने। मैं जान गया हूं कि आप एक हारे हुए इंसान थे, जिसने अपनी कलाकारी के आवेश में आके अपने परिवार को खत्म कर दिया और बाद में खुद भी हार मान के आत्महत्या कर ली। नहीं नहीं, चुप रहो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें कोई हक नहीं है ये सब कहने का। सच तो यही है कि आप अपनी नाकामयाबी से भाग रहे हैं। आप बस एक हारे हुए इंसान हैं। अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर आपने मुझे मार दिया तो आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, और ये बात आप भी जानते हैं। यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें अभी मेरे काफी काम करने हैं। अब काम शुरू करते हैं, चलो। कैसा काम? कुछ अधूरे काम। मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो।
मुझे मजबूर मत करो। मैं सब समझ रहा हूँ। मैं एक भूत के कहने से कुछ नहीं करने वाला। आपको जो करना है करो। जिमी की बातें सुनकर मिस्टर एल्फ्रेड काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और अचानक वहाँ तेज़ आंधी चलने लगती है। पूरे घर का सामान बिखर जाता है, मानो जैसे एक पल के लिए वहाँ तूफान आ गया हो। इसी दौरान जिमी देखता है कि मिस्टर एल्फ्रेड अपने असली रूप में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तभी मिस्टर एल्फ्रेड जिमी से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मजबूर मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। गुस्से में आकर मिस्टर एल्फ्रेड जिमी को हवा में उछालते हैं और काफी दूर फेंककर जमीन पर पटक देते हैं। जिमी बहुत जोर से उछलकर गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करने लगता है पर उठ नहीं पाता। तभी मिस्टर एल्फ्रेड जिमी से फिर से कहते हैं, मेरी बात अब ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। इस मूर्ति को पूरा किए बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और अब मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति चाहिए, जिसका सिर्फ एक ही रास्ता है, इस मूर्ति को पूरा करना, जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मैं ही क्यों? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? इस मूर्ति को तो कोई भी पूरा कर सकता है। नहीं, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, क्योंकि मेरी असलियत सिर्फ तुम्हें ही पता है। किसी को नहीं पता कि मैंने आत्महत्या की है। दुनिया के लिए मैं आज भी जिंदा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? चौकीदार ने तो... उसे भी नहीं पता कि मेरी मौत हो चुकी है। वो आज भी मेरे लिए खाना लाकर दरवाजे पर छोड़ देता है। वो अपनी वफादारी का फर्ज निभा रहा है इस बेईमान दुनिया में। लेकिन मैं आपकी इस मूर्ति को कैसे पूरा करूं? और इसकी क्या गारंटी है कि इस मूर्ति को पूरा करने के बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी? क्योंकि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही थी, और इसके पूरा होते ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और शायद मैं उस दुनिया में अपनी बेटी और बीवी से मिल पाऊं और उनसे माफी मांग सकूं। तुम फिक्र मत करो, जैसे जैसे मैं तुम्हें बोलूं बस वैसे ही करते रहो। जिमी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर मिस्टर एल्फ्रेड की आवाज़ में बयां होते उनके दुख को सुनकर वो पिघल जाता है और अधूरी मूर्ति को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है, और धीरे धीरे वो मूर्ति पूरी होने लगती है। जिमी को इस काम में अब मज़ा आने लगता है और वो मिस्टर एल्फ्रेड की मदद के बगैर ही अधूरी मूर्ति को पूरा कर देता है। आखिरकार ये मूर्ति पूरी हो ही गई। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ये मूर्ति तो मेरी अपेक्षा से बेहतर उभर कर आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं... शायद आपने सही कहा था, ये मूर्ति मेरे हाथों से ही पूरी होनी थी। मैं जानता था। बस मेरा एक काम और कर देना। मेरा शरीर ऊपर के कमरे में आज भी उसी हालत में पड़ा है। हो सके तो उसे मेरी बेटी और बीवी के ग्रेव के पास ही दफना देना। जीते जी तो उनके करीब नहीं रह सका, शायद मरने के बाद उनके करीब रह पाऊं। ठीक है, पर इसके बाद और कोई काम नहीं करूंगा आपका। ठीक है, और कोई काम नहीं बोलूंगा। तो मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं। अब ये घर और ये मूर्तियां मेरे लिए तो बस मिट्टी है। अगर तुम चाहो तो इस घर को मूर्तिकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
या जैसे तुम इसे इस्तेमाल करना चाहो, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ काफी सख्ती से पेश आया। अब शायद मेरे जाने का वक्त आ गया। तुमसे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी बच्चे। गुड बाय। जिमी कुछ नहीं कहता है, बस चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान लिए वहां से चला जाता है। बाहर आकर वो उस चौकीदार की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर मिस्टर एल्फ्रेड के कहे अनुसार उनके शरीर को उनकी फैमिली के पास वाले ग्रेव में दफन करवा देता है। और कुछ समय तक जिमी रोज़ मिस्टर एल्फ्रेड के घर आता रहा और कुछ ही समय में जिमी ने उस घर को एक म्यूजियम और एक आर्ट स्कूल में तब्दील कर दिया, जिसका नाम था एल्फ्रेड आर्ट स्कूल। शायद जो पहचान मिस्टर एल्फ्रेड को जीते जी नहीं मिल पाई थी, वो उनके मरने के बाद जिमी की वजह से उन्हें मिली। और आज जिमी भी मिस्टर एल्फ्रेड की तरह ही एक बड़ा शिल्पकार बन के उभरा है।